सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर सीखने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश ग्रामर, कंप्रहेंशन, वोकैबुलरी, सभी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। किन लोगों के लिए उपयोगी होने वाला है ये? जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इसलिए सेशन को अंत तक जरूर देखें, चीज़ों को समझें। अब ये एडिटोरियल हम लेते हैं। एडिटोरियल का जो साइंस वर्सेस नॉनसेंस, ये इसकी हेडिंग है, साइंस वर्सेस नॉनसेंस। साइंस आप सब जानते हैं विज्ञान, वर्सेज जिसकी तुलना किसी गई नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है अब्सर्ड होता है। अब्सर्ड का मतलब होता है बकवास चीज़ें होती हैं, बेतुकी चीज़ें होती हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता है, उनकी तुलना साइंस से यहाँ की गई है। मैं इस आर्टिकल का आप लोगों को बैकग्राउंड बता देता हूँ, किस सेंस में क्यों लिखा गया आर्टिकल। अभी हाल ही में पतंजलि योगपीठ ने कोरोना की एक मेडिसिन खोजी है कोरोनिल नाम से, तो उस सेंस में लिखा गया है। जो इसकी पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, उसके ऊपर लिखा गया है। अपने लेखक के अपने विचार हैं। वो कहते हैं कि इस प्रकार के जो किया गया है वो ठीक नहीं है। उनको एक सीधी सीधी जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करना चाहिए था। जहाँ से परमिशन लेनी चाहिए थी वहाँ से परमिशन लेके इस प्रकार का काम करना चाहिए था। इस प्रकार का कोई आर्टिकल है तो आप इसको समझेंगे। हम इसको न केवल कंटेंट वाइज बल्कि कंटेक्स्ट वाइज और ग्रामर वाइज भी इसको समझेंगे। शुरू करते हैं। साइंस वर्सेज नॉनसेंस, ठीक है। ये इसकी सब हेडिंग जो है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दो ऑर्गेनाइजेशन, दो संस्थाएं हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम करती हैं। ये इसका सब्जेक्ट है। हमारा जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट ये है, ICMR और ICSIR मस्ट कॉल आउट। उनको चाहिए, इन दोनों को चाहिए, इनको ऐसा करना ही चाहिए। मस्ट मॉडल है और मस्ट मॉडल का प्रयोग के जब कोई बात कंपल्सरी हो, जिसको करना बहुत जरूरी हो, वो करना ही चाहिए। इस प्रकार के लिए मस्ट मॉडल का प्रयोग होता है जब कोई चीज ऑब्लिगेटरी हो। OBLIGATORY, जब कोई चीज ऑब्लिगेटरी हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। मस्ट मॉडल का, जो बहुत ज्यादा आवश्यक हो। आपको सब्जेक्ट और वर्ब दो चीज शुरुआत में पहचानना सीखनी चाहिए ताकि फिर आप चीजों को समझ जाएंगे। ये इसका सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। मॉडल के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आती है, V1 का प्रयोग किया जाना चाहिए हमेशा ही। मस्ट कॉल आउट, कॉल आउट एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब वे वर्ब्स होती हैं जो फ्रेज के रूप में होती हैं। वे वर्ब्स जो फ्रेज के रूप में होती हैं, और फ्रेज का मतलब होता है वे वर्ब्स जिनमें PHRAC, फ्रेज जिनमें एक से ज्यादा शब्द होते हैं, उनको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। मोस्टली वर्ब प्लस एडवर्बियल या प्रपोजिशन होती है उनके साथ, या तो एडवर्बियल होती है या प्रपोजिशन, जिनसे फ्रेजल वर्ब बनती है। तो ये जो फ्रेजल वर्ब है, कॉल आउट, ICMR मस्ट कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। CRITICISE या ZE दोनों स्पेलिंग ठीक होती है। क्रिटिसाइज करना, किसी चीज की आलोचना करना, कॉल आउट होता है। हालांकि कॉल आउट की अपनी और भी मीनिंग होती है। जिस तरह से किसी को जोर से पुकारना भी क्या होता है? कॉल आउट होता है। किसी को बुलाना, इमरजेंसी किसी को बुलाना, जिससे डॉक्टर को बुलाना है, तब भी आप लिखेंगे द डॉक्टर्स वर कॉल्ड आउट, डॉक्टर्स को बुलाया गया, तो वहां भी कॉल आउट होता है। लेकिन यहां जो कॉल आउट है, इस कॉल आउट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। यानी ICMR और CSIR इन दोनों संस्थाओं को निश्चित रूप से इसकी आलोचना करनी चाहिए, कड़ी आलोचना करनी चाहिए। किसकी? एनी ब्रीच, किसी भी ब्रीच की।
ब्रीच का मतलब होता है किसी भी कानून को तोड़ना, किसी भी कानून का उल्लंघन करना। ब्रीच, BREACH, ब्रीच का मतलब होता है किसी भी कानून का उल्लंघन करना, तोड़ना। टू ब्रेक एन एग्रीमेंट और लॉ, इसका मतलब होता है टू ब्रेक, ब्रेक यानी तोड़ना, टू ब्रेक एन एग्रीमेंट और लॉ, किसी भी एग्रीमेंट और लॉ को तोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीच कहलाता है। किसको आलोचना करनी चाहिए? इन दोनों संस्थाओं को आलोचना करनी चाहिए किसी भी कानून तोड़ने की। किस कानून के? ब्रीच ऑफ ड्यू प्रोसेस, जो संगत प्रक्रिया है उसको भंग करने की। ड्यू प्रोसेस प्रक्रिया होती है, ड्यू यानी संगत, जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए उस प्रक्रिया का यदि भंग किया जाता है, उसका उल्लंघन किया जाता है, तो आलोचना करनी चाहिए। किसमें? किसमें इसका उल्लंघन किया जाता है? प्रक्रिया किसकी? प्रक्रिया का इन द अप्रेजल ऑफ एनी ड्रग। अप्रेजल का मतलब होता है किसी भी चीज का अप्रेजल का इवेल्युएशन होता है, जिसको आप निरीक्षण कहते हैं, जिसको परीक्षण कहते हैं। परीक्षण ज्यादा शब्द अच्छा रहता है। यदि आप पे कोई नई दवा बनाते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, अप्रेजल करते हैं, उसका इवेल्युएशन करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं? उसका असेसमेंट करते हैं। यदि उस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन किया गया है, किया जाता है, तो उस बात का ICMR और CSIR को निश्चित रूप से क्या करना चाहिए? आलोचना करनी चाहिए। समझ में आ गई बात? अब देखो इसमें और चीजें हम क्या समझ सकते हैं। ये इसका सब्जेक्ट, पासिंग करते हैं, इसकी पासिंग का मतलब हर एक वर्ड को अलग अलग ढंग से समझते हैं। ये मस्ट क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब है, सारे के सारे मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं। उसके बाद ये जो कॉल आउट है ये इसकी वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ये पूरी की पूरी क्या हो गई? वर्ब हो गई। किस बात की आलोचना करनी चाहिए? एनी ब्रीच ऑफ ड्यू प्रोसेस, किसी भी प्रकार के उल्लंघन की प्रक्रिया में जो उल्लंघन होता है, किसमें? किसी भी ड्रग यानी किसी भी दवा के परीक्षण में किसी भी प्रकार के प्रक्रिया का जो उल्लंघन होता है, उस बात का इनको क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से आलोचना करनी चाहिए। देखिएगा, अप्रेजल ये नाउन है, क्योंकि देखो इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। आर्टिकल द के बाद यदि एक ही वर्ड है तो निश्चित रूप से वो क्या है? नाउन ही है, क्योंकि आर्टिकल का संबंध किससे होता है? नाउन से होता है। दूसरा नियम समझिए, ये ऑफ प्रेपोजिशन है। ऑफ प्रेपोजिशन से पहले भी सामान्यतः क्या आता है? नाउन आता है, और उसके बाद भी क्या आता है? नाउन आता है। तो यहाँ ड्रग भी नाउन है, और ड्रग से पहले कोई भी ड्रग, ड्रग दवाई होती है, मेडिसिन, एनी का प्रयोग किया गया है, तो एनी का मतलब किसी के भी सेंस में किया गया है। और ये एनी जो होता है ये डिटर्मिनर होता है, इनडेफिनेट डिटर्मिनर होता है। डेफिनेट नहीं, क्या है ये? इनडेफिनेट है। समझ में आ गई आप लोगों की बात? ऊपर भी देखिएगा एनी का यूज हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है? नाउन है। ये भी क्या है? नाउन है। तो ये चीजें, ये देखिए ऑफ आ गया, उसके बाद में ये भी क्या है? प्रोसेस भी नाउन है। ड्यू प्रोसेस, तो ये ड्यू जो है इस नाउन के लिए किसका प्रयोग किया हुआ है? एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। तो ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। अब हम हटते हैं इसमें आगे। द अनरिलेंटिंग स्प्रेड ऑफ कोविड-19, ये पूरा सब्जेक्ट है। फोकस जो रखना है आपको वो किस पे रखना है? सब्जेक्ट और वर्ब पे फोकस रखना है। सबसे ज्यादा फोकस सब्जेक्ट प्लस वर्ब पे रखना है। यदि आप सब्जेक्ट और वर्ब को ठीक से समझने में सफल रहे तो आप इसका ट्रांसलेट अच्छे से कर लेंगे, इसको समझ लेंगे। धीरे धीरे चीज़ें आप लोगों को और अच्छे से समझ आने लगेंगी। द अनरिलेंटिंग स्प्रेड ऑफ कोविड-19, ये इसका सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट आप मान के चलिए, या तो सब्जेक्ट आपका नाउन होगा या सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन होगा। तो इस पूरे में वास्तव में सब्जेक्ट कौन है? नाउन प्रोनाउन कहीं मिलेगा आपको? तो ये देखिएगा, स्प्रेड जो है ये एक नाउन है। ये क्या है? नाउन है। और ये नाउन ही इसका क्या है? सब्जेक्ट है। और ये जो हैज वर्ब आई है ये किसके लिए आई है? स्प्रेड के लिए, ये फैलने के लिए आई है। स्प्रेड ये सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी। तो आप कहेंगे सर ये बाकी पूरा का पूरा क्या मामला है? फिर ये इसको बेटा एक्सपेंशन ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट का विस्तार कहते हैं। इसमें कोई एक वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट वर्ड होता है, वो ये स्प्रेड है। ठीक है? इसमें होता क्या है कि सब्जेक्ट नाउन होता है, फिर कोई प्रेपोजिशन आ जाती है, तो वर्ब जो आती है प्रेपोजिशन से पहले वाले के अनुसार आती है। अब देखिए ये नाउन होगा स्प्रेड इसका।
तो फिर आप कहेंगे सर जी ये द है, ये आर्टिकल आ गया, और आर्टिकल और नाउन के बीच यदि कुछ है, एक ही शब्द है, तो आप मान के चलिएगा कि वो निश्चित रूप से एडजेक्टिव है। 100% क्या है वो, एडजेक्टिव है। अब आप कहेंगे सर जी एडजेक्टिव कैसे, ये तो आईएनजी फॉर्म है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये आईएनजी फॉर्म है, और आईएनजी फॉर्म भी सब्जेक्ट का काम करती है, और जब एडजेक्टिव का काम करती है, और जब आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो बेटा वो आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल कहलाती है। क्या कहलाती है वो, PARTICIPL, पार्टिसिपल कहलाती है। जो चीज़ नहीं समझ में आया आपको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आंसर करूंगा वहाँ। पार्टिसिपल वे इसकी स्ट्रक्चर होती है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की आईएनजी फॉर्म ही होती है। वे आईएनजी फॉर्म जो सब्जेक्ट के साथ हों या फिर ऑब्जेक्ट के साथ हों, लेकिन वो एडजेक्टिव का काम करती हों, तो उनको पार्टिसिपल कहा जाता है, वो आईएनजी फॉर्म। जिस तरीके से ए डांसिंग गर्ल, ए डांसिंग गर्ल, एक नाचती हुई लड़की। कैसी लड़की का जिक्र कर रहे हैं हम, एक नाचती हुई, तो ये गर्ल जो है ये नाउन है, और ये डांसिंग इसका एडजेक्टिव है। इसलिए ये देखो आईएनजी फॉर्म तो है लेकिन एडजेक्टिव भी है। इसको वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है, VERBAL, वर्बल एडजेक्टिव, ADJECTIV। क्या कहते हैं बेटा इसको, वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये वर्बल एडजेक्टिव हो गया। किस प्रकार का प्रसार, किस प्रकार का फैलना, किसका फैलना, पहले तो देखो कोविड-19 का फैलना, और वो फैलाव भी कैसा है, अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग का मतलब यहाँ ये बना लो कि जो बिल्कुल किसी की बात नहीं मान रहा हो, जो अनयील्डिंग हो, जो झुकने के लिए तैयार नहीं हो, UNYIELDING। अनयील्डिंग का मतलब होता है जो मानने को तैयारी नहीं हो, जो झुकने को तैयार नहीं हो। तो इसका यहाँ अनरिलेंटिंग का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, जो हमें हमारी बात नहीं मान रहा हो, जो कंटिन्यूअस चल रहा हो, उसको अनरिलेंटिंग कहेंगे। द अनरिलेंटिंग स्प्रेड ऑफ कोविड-19 हैज, ये इसकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब है, सेट ऑफ, ये भी एक फ्रेजल वर्ब। देखिए बेटा तैयारी के दौरान आपको फ्रेजल वर्ब्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आता है। ये सेट ऑफ है, इस सेट ऑफ का अर्थ होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना। इसकी एक फ्रेजल वर्ब और होती है सेट आउट, किसी चीज़ की क्या करना, शुरुआत करना। स्टार्ट जो हम कहेंगे START, स्टार्ट। एक वर्ड और होता है सेट फॉर्थ, आगे की तरफ निकल पड़ना, सेट फॉर्थ, सेट फॉर्थ। तो ये भी एक वर्ड होता है, तो आप इसको भी अच्छे से समझ लें। ये इसकी वर्ब हो गई। अनियंत्रित प्रसार किसका, कोविड-19 का, हैज सेट ऑफ, उसने शुरुआत कर दी है। किसकी शुरुआत कर दी है, बोथ। अब बोथ के बाद आप लोगों को दो मिलेंगे, क्योंकि बोथ का प्रयोग किसके साथ होता है, दो के लिए होता है बोथ। तो इसके बाद आपको दो मिलेंगे, और दूसरे से पहले आपको एंड कंजंक्शन का प्रयोग होगा। इनको को रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, RELATIV, को रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। कौन से कंजंक्शन के, यानी पेयर्स में चलते हैं। ये किस में चलते हैं बेटा, ये पेयर्स यानी जोड़ों में चलते हैं। तो जिस तरह से बोथ के साथ क्या आता है हमेशा, बोलिएगा, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। एरर पूछा जाता है यहाँ से, बोथ के साथ एंड के अलावा कुछ और दे देते हैं। फिर नॉट ओनली के बाद हमेशा, नॉट ओनली के बाद हमेशा बट ऑल्सो आता है। आइदर के बाद हमेशा EITHER, ध्यान रखिएगा यहाँ से एरर में क्वेश्चन आता है। आइदर के बाद हमेशा और आता है। नाइदर के बाद NEITHER, नाइदर के बाद हमेशा नोर आता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग समझेंगे। तो देखो बोथ के बाद क्या आएगा, एंड आएगा। ये देखो यहाँ एंड आ गया है, तो क्या है, द अनरिलेंटिंग स्प्रेड ऑफ कोविड-19 हैज सेट ऑफ, उसने शुरुआत कर दी है किसकी, दो चीज़ों की, मास एंग्जाइटी। मास एंग्जाइटी का मतलब सब लोगों को शामिल करते हुए लंबे क्षेत्र में फैली हुई एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता। एक बहुत विस्तृत चिंता की शुरुआत कर दी उसने, उससे मास एंग्जाइटी, बहुत लंबे क्षेत्र में चिंता फैल गई, बहुत सारे लोगों को कवर करते हुए एंग्जाइटी आ गई है। एंड ए क्लेमर, और एक के कोलाहल आ गया है।
क्लेमर का मतलब होता है कोलाहल होना, क्लेमर का मतलब कोलाहल, यानी एक वर्ड होता है DIN, डीन, शोर शराबा। ये टमल्ट भी होता है, ट्यूमेल्ट, TUMULT, एक वर्ड होता है TUMULT, ट्यूमल्ट वर्ड भी होता है, तो इसको भी आप समझ लें, इसके क्लेमर के सिमिलियर वर्ड हैं ये। और एक कोलाहल शुरू हो गया है, एक उत्सुकता शुरू हो गई है, एक शोर शराबा शुरू हो गया चारों तरफ, फॉर ए पेनेसिया, किसके लिए? एक पेनेसिया का मतलब एक ऐसी औषधि, पेनेसिया का मतलब होता है ए मेडिसन दैट क्योर ऑल डिजीज। वन वर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, ये एग्जाम में वन वर्ड के दौरान ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ये होता है ए मेडिसन, डग एक मेडिसिन होती है, दैट क्योर जो इलाज करती है, ऑल डिजीज सभी प्रकार के रोगों का। तो इस सेंटेंस को आप समझिएगा कि एक अनरिलेंटिंग स्प्रेड किसकी? कोविड-19 के एक अनियंत्रित प्रसार ने शुरू कर दिया है, किसको? मास एंग्जाइटी, उसकी वजह से सभी लोगों में चिंता हो गई है, और एक क्लेमर हो गया है फॉर एपेनेसिया, और एक रामबाण औषधि के लिए पूरी तरह से कोलाहल मचा हुआ है। अब हम इसको पासिंग करते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। सेट ऑफ बात ये देखिएगा, मास एंग्जाइटी, एंग्जाइटी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किस प्रकार का नाउन है बेटा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले ये मास जो लिखा हुआ है, इसका एडजेक्टिव का काम करता है। ये आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब इसके बाद आने वाला जो नाउन है, ये कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल में भी कैसा है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। फॉर प्रेपोजिशन है, जिसका प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है, फॉर प्रेपोजिशन है के लिए के अर्थ में। और एपेनेसिया ये भी एक नाउन है, और उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया हुआ है। तो इस सेंटेंस में हमने क्या देखा? बोथ एंड का प्रयोग देखा। जब दो चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं तो बोथ और एंड का प्रयोग करते हैं। हमने आर्टिकल ए का प्रयोग देखा, जब कोई चीज़ इंडेफिनेट होती है, और कैसी हो? इंडेफिनेट भी हो। देखो कैसा हो? नाउन आपका इंडेफिनेट हो, नाउन आपका सिंगुलर हो, नाउन आपका काउंटेबल हो, तभी किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। तो ए का प्रयोग हुआ यहाँ। आगे देखिएगा, फियर, ये यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में इस सेंटेंस को काम में लिया है, और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखो क्या सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा बेटा। फियर, डर, पेव्स द वे फॉर प्रॉफिटस। पेव द वे का मतलब होता है ओपन द वे, रास्ता खोल देता है। पेव का वे का मतलब होता है मुहावरा है ओपन द वे, रास्ता खोल देता है। डर जो है वो रास्ता खोल देता है किन के लिए? प्रॉफिटर्स के लिए, लाभ कमाने वाले लोगों के लिए एक नया रास्ता खोल देता है। डर जो है वो प्रॉफिटर्स को फ़ायदा पहुंचाता है। ये शाश्वत सत्य बात है, जब कभी भी डर होता है तो बहुत लोग उसका फ़ायदा उठा ही लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, आप लोगों को जो समझना वो है कि यदि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लिया जाता है, और ये जो वर्ब है इसके साथ किसका प्रयोग कर दिया? एस या ईएस का प्रयोग कर दिया। प्रेजेंट सिंपल में जब क्या होता है? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग कर दिया जाता है। फॉर प्रॉफिटस, प्रॉफिटस का मतलब तो जो लाभ कमाने, प्रॉफिट, प्रॉफिट है एक नाउन है, PROFIT, प्रॉफिट लाभ है, और प्रॉफिटर का मतलब जो लाभ कमाते हैं, लाभ को लेते हैं, ऐसा लगा। पतंजलि आयुर्वेद्स, इसमें देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। पतंजलि आयुर्वेद्स रिसेंट claim of having discovered a cure, and the publicity that this garnered by passing every regulatory requirement without any serious consequences so far shows। ये हुआ देखो इसकी, इससे पूरे का पूरा पहला ये क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ तक, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? कोई एक वर्ड इसका क्या मिलेगा आपको? सब्जेक्ट मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को उसका एक्सपेंशन मिलेंगी, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? ये वर्ब है, देखो वर्ब पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ब सॉज है, SHOWS, सॉज, दिखाती है, प्रदर्शित करती है,
और वर्ब के साथ जब एस लगा हुआ है इसका मतलब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। देखते हैं इसमें कौन सा नाउन इसका सब्जेक्ट है। पतंजलि's आयुर्वेद्स रिसेंट क्लेम, ये इसका सब्जेक्ट है। पतंजलि आयुर्वेद का हाल ही में जो दावा किया गया है, रिसेंट क्लेम, क्लेम का मतलब दावा करना होता है। ये दावा कौन सा दावा? ऑफ हैविंग डिस्कवर्ड, कि उन्होंने डिस्कवर कर ली है, उन्होंने खोज ली है। हैविंग डिस्कवर्ड, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, परफेक्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐसा काम हो चुका है, ऐसा करने के बाद, ये इसलिए हो जाता है हैविंग प्लस। पतंजलि आयुर्वेद्स रिसेंट क्लेम, उसका हाल ही में जो दावा है किस बात का? ऑफ हैविंग डिस्कवर्ड, कि उसने खोज ली है, एक क्योर, एक इलाज खोज लिया है, ये नाउन है इलाज। एंड और द पब्लिसिटी दैट दिस गार्नर्ड, और उसके बाद जो पब्लिसिटी इसने गेदर की है, किसने? इसके दावे ने, गार्नर, GARNER, गार्नर का मतलब होता है गेदर करना, इकट्ठी करना, कलेक्ट करना, इसका मतलब होता है गेदर, हथियार लेना। GATHER, गेदर, कलेक्ट, एक्यूमुलेट, जो भी आप यूज करना चाहें। क्या करते हुए? बाईपास करते हुए, बाईपासिंग एवरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, किसको बाईपास करते हुए? प्रत्येक नियंत्रण, रेगुलेटरी जो आवश्यक होती हैं, नियंत्रक होती हैं, रिक्वायरमेंट्स, उन आवश्यकताओं को, हर नियंत्रणकारी आवश्यकता को बाईपास करते हुए, विदाउट एनी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस सो फार, और उसका अभी तक कोई बहुत ज़्यादा भयंकर परिणाम, गंभीर परिणाम के बिना दावा भी कर दिया, सारी चीज़ों को बाईपास भी कर दिया, उसके बावजूद भी विदाउट एनी सीरियस कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस परिणाम होते हैं, सो फार अभी तक कोई सीरियस परिणाम भी नहीं लिख रहे हैं। ये सब दर्शाता है, सॉज ये दर्शाता है दैट कि इंडियाज़ रेगुलेटरी चेक्स, भारत के जो नियामक चेक्स हैं, रेगुलेटरी का मतलब होता है नियामक, जो चीज़ों को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। चेक्स आप जानते ही हैं, रुकावट, एंड बैलेंसेस, और चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब रुकावट जो होती हैं, आर वांटिंग, उसमें कहीं न कहीं कमी है। चेक्स एंड बैलेंसिंग में क्या है? कहीं न कहीं कमी, यानी जिन चीज़ों को नियंत्रणकारी चीज़ें हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, उनमें कहीं न कहीं कोई कमी, ये दर्शाता है। ये आगे देखिएगा। द कंपनी सेड, कौन सी कंपनी की बात कर रहा है भाई? अभी देखो आर्टिकल द का प्रयोग हो गया, पीछे बताया है गीतांजलि योगपीठ कंपनी का जिक्र है, इसलिए इस कंपनी के साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल द का प्रयोग के आइडेंटिफाइड जो नाउन होते हैं उनके लिए यूज होता है। द कंपनी सेड, कंपनी ने कहा, कहाँ कहा? इन हरिद्वार, स्थान के लिए इनका प्रयोग होता है। क्या कहा? दैट की इट्स, ये जो इट्स प्रयोग हुआ है ये कंपनी के लिए हुआ, कंपनी इनएनिमेट है, इसके लिए इट पदेसी हो गया। इट्स प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? सॉरी भाई, कंपनी का प्रोडक्ट, क्या नाम है उसका? कोरोनिल, हैड क्योर्ड एवरीवन इन ए क्लिनिकल ट्रायल, उसने बताया है, देखिएगा यहाँ सेकंड फॉर्म है, उससे पहले क्योर किया है, तो यहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज हुई है। एरर में बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ सेड दे दिया और यहाँ दे देता कोरोनिल हैज़ क्योर्ड, तो ये फिर एरर हो जाता, ये फिर गलती हो जाती। इस प्रकार आप समझेंगे यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए था? हैड, क्योंकि इससे भी पहले की बात है, कहा उससे पहले। पास्ट परफेक्ट का यूज कहाँ होता है? ए कंप्लीट एक्शन बिफोर ए कंप्लीट एक्शन, एक कंप्लीट एक्शन से पहले की कंप्लीट एक्शन, तो ये कंप्लीट एक्शन कहा और इससे पहले क्योर किया, तो यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। समझिएगा, एक एक बिंदु को समझिएगा ध्यान से। द कंपनी सेड इन हरिद्वार दैट इट्स प्रोडक्ट कोरोनिल हैड रिकवर्ड एवरीवन इन ए क्लिनिकल ट्रायल, एक क्लिनिकल ट्रायल में हर एक आदमी को उसने क्या किया है? ठीक किया है। वाइल, जबकि क्वेक्री, क्वेक्री क्या होता है? क्वेक्री का मतलब होता है, मतलब नीम हकीमी नहीं कहते क्या? नीम हकीमी जिसे कहते हैं कि डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस कहते हैं। एंड द पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब पावर, ताकत होती है, ऑफ मैजिक ड्रिग्स, भारत में नीम हकीमी और मैजिक ड्रग्स यानी जो जादुई
दवाई है उनकी ताकत आर ए पार्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया, वो भारत की ज़िंदगी का हिस्सा। यानी भारत में बहुत प्रकार के इस प्रकार के दावे किए जाते हैं कि ये जादुई दवाई है, एक दिन ले लो ठीक हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये आर, ये देखिएगा एंड से जुड़े हुए हैं, दो नाउन है ये, तो इसलिए आर का प्रयोग हो गया है। ए पार्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया, इट्स डिक्लेरेशन, और इसका डिक्लेरेशन, कंपनी का डिक्लेरेशन जो है, घोषणा है कंपनी की, कुड नॉट बी इग्नोर्ड, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। इस कंपनी के दावे को, इस कंपनी की घोषणा को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। कुड नॉट बी इग्नोर्ड बिकॉज, क्योंकि, इग्नोर यानी होता है ध्यान नहीं दिया जाना, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस, ट्रिमेंडस का मतलब होता है बहुत अधिक, ह्यूज, ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस प्रभाव होता है, इम्पैक्ट, IMPACT, इम्पैक्ट प्रभाव होता है। ट्रिमेंडस का मतलब इनरमस, ENORMOUS, इनरमस यानी होता है बहुत ज़्यादा, ह्यूज, HUGE, ह्यूज, एक वर्ड इमेंस भी होता है इनरमस का, IMMENSE, इमेंस भी होता है बहुत ज़्यादा। जो बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ है किसका, इट्स डिक्लेरेशन कुड नॉट बी इग्नोर्ड, इसकी घोषणा को इग्नोर नहीं किया जाता था, बिकॉज ऑफ द ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस, जो बहुत ज़्यादा प्रभाव है, इट्स प्रोडक्ट वेल्ड, जो इसके प्रभाव यूज करते हैं, वेल्ड यानी हैव का मतलब समझ लो, जो इन बहुत ज़्यादा प्रभाव जो इसके उत्पादों का है, किसके उत्पादों का, इस कंपनी के उत्पादों का, एंड इट्स क्लेम, और इसका दावा, टू हैव प्रूव्ड, कि उसने साबित किया है, द प्रोडक्ट थ्रू ए क्लिनिकल ट्रायल, कि इसने, और कंपनी का दावा कि उसने जो प्रोडक्ट क्रोनोनिल है उसको किसके, क्लिनिकल ट्रायल के जरिए क्या किया गया है, साबित किया गया है, विच मेक्स इट ओपन, जो इसको बिल्कुल क्लियर बना देता है, टू एवेल्युएशन, कि इसकी जांच की जाए, वे जांच की जाए, बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन के जो स्टैंडर्ड हैं, जो मानक हैं, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, जो इसके मानक हैं उनके अनुसार इसको क्या किया जाए, जांच किया जाए। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। आपको एडिटोरियल कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हम इसमें नए नए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ये तरीका आपको ठीक लगा, या हमने इससे पहले जो एडिटोरियल आपको डाला था इसमें टाइप करके कुछ और भी कुछ डालते रहते हैं, वो ज़्यादा ठीक लगा, कौन सा आपको ठीक लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।